हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज की आज तीसरी क्लास है। आज से पहले 2 क्लासेस हमने कर ली हैं, उनमें काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी संख्या को उसके 177 सही 7/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 775 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। है ना, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आप इसको पहले वीडियो रोक करके खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुके हैं। ठीक है ना, तो आप पहले वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और उसके बाद आप सलूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या बोला है, किसी संख्या को उसके 177 सही 7/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 775 है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहले मान लीजिए कि वो संख्या x है ना, मान लीजिए कि वो संख्या x है, तो उस संख्या x में जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसी संख्या x का 177 सही 7/9% जोड़ देते हैं। इसी संख्या x का मतलब गुणा इतना % जोड़ देते हैं, तो संख्या जो प्राप्त होती है वो 775। अब देखिए मेन का हमारे पास क्या है कि इस जो ये % दे रखा है 170 सही 7/9%, इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे सॉल्व कि इसको पहले इससे इंटू करें फिर इसको जोड़े बट अपान में 100 करें, तो इस तरीके से नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 170 सही 7/9% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी भिन्न में बदलना है इसको, जो कि मैं आपको पहले ही क्लास में सिखा चुका हूँ कि कैसे इनको भिन्न में बदलते हैं। इसको देखिए, ये बनेगा 100% प्लस 77 सही 7/9%। और 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, प्लस जो 77 से 7/9% लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग एक बताया था आपको 11 सही 1/9%। एक इस परसेंटेज की वैल्यू में आपको बताया था 11 सही 1/9% का मान होता है 1/9। अब देखिए आप इसमें जो अगर 7 से इंटू कर दीजिए तो ये बन जाएगा 77 सही 7/9%। मतलब ये जो है तो 7 गुना है किसका, 11 सही 1/9 का, इसका 7 गुना है ये। ठीक है ना, यानी अब इसका मान होता है 1/9, 7 गुना कर देंगे तो 7/9 बन जाएगा, यानी बन जाएगा ये 9 7 16/9। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 16/9। तो इसको क्या कर सकते हैं, x प्लस x गुणे 16/9, यानी 16x/9 बन जाएगा। 9 1 कम 9 9x और 16x ये बन जाएगा 25x बन जाएगा। टोटल 25x/9 ये बराबर किसके, 775 के। ठीक, 775 के बराबर है। 25 से इसको काट दीजिए, 25 3 75, 2 बचा 25 बना, 25 से कम 25, यानी x बराबर आ गया 9 गुणे 31 बराबर 9 कम 9 9 3 27 279। यानी जो मूल संख्या क्या उसको हम माने थे x, वही पूछा है हमसे कि मूल संख्या क्या है, उसको x माने थे, तो x का मान आ गया 279। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 279 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप एक काम और कर सकते हैं कि 177 सही 7/9% का आप क्या किए, इसकी भिन्न में जो वैल्यू होगी उसको आप निकाल लिए। किस तरीके से निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना, 100% प्लस 77 सही 7/9%, जो कि ये होगा 11 सही 1/9 का 7 गुना, तो आ गया था हमारे पास 16/9। ठीक, अब आप जो नीचे वाला है इसको आप मान लो मूल संख्या आप मान लिए 9 है। ठीक, अब उसमें क्या कर रहा है कि इस 9 मूल संख्या का इतना %, यानी इस संख्या का इतना % क्या होगा, ये वाला होगा। बताया था मैं आपको कि जो हर होता है उसका जितना भी % की वैल्यू होती है उस हर वाले की इतना % अंश वाला होता है। यानी 9 का 16%, सॉरी इतना % 16 होगा, यानी 9 प्लस 16 ये किसके बराबर है, 775 के बराबर है। ये 9 प्लस 16, 9 मूल संख्या मान लिए हम 9, और उसका इतना % 16 होगा। इन दोनों का सम दे रखा है 775, क्योंकि कोई किसी संख्या को उसके इतने % से जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। ठीक, तो 16 प्लस 9 का मान होगा 775, यानी यहाँ से 25 का मान आएगा 775। तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, भाग करेंगे तो 25 3 75, 25 से कम 25। ठीक, 31 आ गया 1 यूनिट का मान। हमें चाहिए क्या, मूल संख्या चाहिए। मूल संख्या कितनी है, 9 है। मूल संख्या 9 माने हैं, यानी हमें 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, जो कितनी हो जाएगी 9 गुणा 31 279। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देते हैं आपको सेकंड वाला जो मेथड है।
आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक। 177 सही 7/9% की वैल्यू आप निकालोगे, आ रहा है 16/9। अब मान लीजिए आप जो मूल संख्या है आपकी वो है 9, ठीक। तो 9 में आप 9 का 177 सही 7/9% यानी 16 होगा, जो कि वो जोड़ने के तो आपको मिलेगा 775, यानी इतनी यूनिट की वैल्यू होगी 775, यानी ये बनेगा 25 यूनिट की वैल्यू होगी 775। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 775/25, यानी 25 नहीं 75, 25 से कम 25 31। अच्छा, ये हमको क्या मूल संख्या चाहिए जो कि 9 यूनिट है ना, 9 यूनिट मूल संख्या है। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणा 31, ये 9 कम 9 यहाँ 27,289। आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, बहुत कम समय में ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये तीसरी क्लास है, इससे पहले जो 2 क्लासेस आप नहीं देखो तो जरूर देख लेना, क्योंकि आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखिए, यदि अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि यदि किसी राशि में 2 बार, है ना, यदि किसी राशि में दो बार लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो, लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो, है ना, 2 राशि में क्या हो, लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो, अथवा खर्च बिक्री से प्राप्त आय, बिक्री से प्राप्त आय, राजस्व क्षेत्रफल, राजस्व या क्षेत्रफल आदि में प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो। ठीक है ना। तो 2 चीज़ें हैं, यदि किसी राशि में 2 बार लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो, या तो खर्च बिक्री से प्राप्त आय, राजस्व क्षेत्रफल आदि में प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो, तो कैसे करेंगे हम। ये वाला जो है सेकंड वाला, ये इस फॉर्म का होगा, ए बराबर एक्स इंटू वाई फॉर्म का होगा, ठीक है ना। तब ये वाला फार्मूला लगेगा, या तो इस फॉर्म का हो, ए बराबर एक्स इंटू वाई। जैसे क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, यानी 2 क्वांटिटी इसमें इंटू में है। तो इस तरीके के जो अगर हो तो भी अगर प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो इस वाले में, इनकी वैल्यू दे रखी हो तो, और अगर 2 लगातार परसेंटेज में परिवर्तन दे रखा हो, जैसे पहले 8% बढ़ा फिर 10% बढ़ा, तो ओवरऑल कितना बढ़ा, ये निकालना हो, तो इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं ए बी प्रिंसिपल। ए बी प्रिंसिपल, ठीक, ए बी प्रिंसिपल। इसके द्वारा आप इनको इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या फार्मूला बनता है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपान 100, यहाँ इंटू हो, ठीक है ना, इसको दशमलव मत समझ लेना आप। ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपान 100। देखिए, ए को हमेशा उसके साइन के साथ लेंगे, प्लस हो तो प्लस लें, माइनस हो तो माइनस लें। बी को भी उसके साइन के साथ लेंगे, ठीक। प्लस का साइन कब होता है, जब इंक्रीज हो, जब वृद्धि हो। अब माइनस का साइन क्या बताता है, डिक्रीज, यानी जब कमी होती है, ठीक, कमी बताता है माइनस का साइन। अब देखिए, और जो यहाँ पर जो साइन आ रहा है प्लस या माइनस लिखा हुआ है, ये क्या है, जब ए का साइन इंटू बी का साइन जो भी रिजल्ट देगा वही आएगा यहाँ पर। जैसे जो अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस आएगा यहाँ पर, और जो अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, अब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अगर ये माइनस ये प्लस है तो भी माइनस आएगा, अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस आएगा, ठीक। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ए बी प्रिंसिपल को। इसमें साइन का आपको ध्यान रखना है, साइन में गड़बड़ी नहीं करेंगे आप। तो क्या है ए बी प्रिंसिपल, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपान 100, ठीक। अब देखिए, अगर बोल दिया जाए कि कोई आयत है, उसकी लंबाई में
10% की वृद्धि की गई और जो उसकी चौड़ाई है यानी विड्थ, उसमें क्या किया गया, 20% की कमी की गई। तो ओवरऑल क्षेत्रफल में यानी एरिया में, क्षेत्रफल में कितने का प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ए बी प्रिंसिपल लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लिखे हैं, दिख रहा होगा आपको कि एरिया जो अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो तो हम ए बी प्रिंसिपल लगा सकते हैं, क्योंकि एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इस वजह से भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहाँ भी ए इंटू बी, एक्स इंटू वाई, दो क्वांटिटी इंटू में रहेगी, वहाँ पर ये ए बी प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं ओवरऑल परिवर्तन निकालने के लिए। देखिए अब ए बी प्रिंसिपल लगाएंगे तो एल पॉजिटिव में है, ठीक, तो इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में लेंगे 10। ए बराबर यहाँ पर एल मान सकते हैं, एल की वैल्यू यानी 10 प्लस में है ये। अब बी बराबर क्या, बिट्स यानी ये निगेटिव है तो -20। यहाँ ए और बी से कोई मतलब नहीं है कि ए बी मतलब एल डब्ल्यू आ गया, यहाँ पर कुछ गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ए बी दो क्वांटिटी ली गई हैं, एक सिर्फ सिंबल के तौर पर दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो एक तो पॉजिटिव में आएगा, बी किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि इसमें कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा। तो 10 माइनस का 20। अब देखिए यहाँ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, एक माइनस साइन आ रहा है और एक प्लस साइन आ रहा है, इन दोनों को इंटू क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस लेंगे। फिर 10 गुणा 20/100। अब एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, एक जीरो यहाँ से काट दीजिए। अभी कितना बना, 10 माइनस 20 करेंगे तो -10 आएगा, और यहाँ से कितना बचा है, माइनस का 2 बचा है, तो ये बन जाएगा -12%, यानी 12% की कमी होगी क्षेत्रफल में। अगर लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 20% की कमी कर दें, तो जो क्षेत्रफल होगा उसमें 12% की कमी होगी। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसे ही दिया होता अगर 10%, इसी क्वेश्चन में ये दिया होता कि 10% की पहले वृद्धि हो रही किसी चीज़ में और फिर 20% की कमी हो रही है, तो ये वाला लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी वाला फार्मूला लग जाता, वहाँ पर भी ए बी प्रिंसिपल ही लगता, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास, किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष 12% की कमी होती है, पहले वर्ष 12% की कमी होती है, जबकि दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है, ओके। तो जनसंख्या में प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए भाई सिंपल सी चीज़ है कि इसमें क्या हो रहा है, लगातार दो परिवर्तन हो रहे हैं। एक बार क्या हो रहा है कि 12% की कमी हो रही है और दोबारा क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था वही इसमें लगेगा, मतलब यहाँ पर हम ए बी प्रिंसिपल लगा सकते हैं, क्योंकि दो बार लगातार परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो कमी हो इससे में मतलब नहीं होता है। क्या बोला, जैसे जनसंख्या कुछ रही होगी, मान लो पहले 100 रही होगी, तो उसमें पहले 12% की कमी हो गई, ठीक, तो ये बन गया 88, फिर इसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई, ठीक। तो इस तरीके से जो भी आया ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर दो लगातार प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, तो यहाँ पर हम ए बी प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक मान आएगा, क्योंकि कमी है तो -12 होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, -12, फिर 20% की वृद्धि हो रही है, यानी प्लस का 20 लेंगे, ठीक, प्लस का 20, और एक माइनस साइन है एक प्लस साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा -12 × 20/100, 20 × 5 100,
ये बन जाएगा 12, अब माइनस का 12 है प्लस का 20 है तो बने 8 बचेगा यहाँ पर, माइनस 12/5 तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, 2.4, तो ये बन जाएगा 5.6% की, चूँकि प्लस में आ रहा है तो ये 5.6% की वृद्धि, मतलब जो जनसंख्या है उसमें ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, 5.6% की उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जैसे इस तरीके से मान लो आ गया कि कोई आयत है, उसकी लंबाई में, डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं हम, पूरा वर्ड लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आयत है, ठीक है ना, तो उसकी लंबाई में क्या हो रहा है, आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि, मतलब लंबाई को 5% बढ़ा दिया गया है, 5% वृद्धि, आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई 10% घटा दी गई है। जैसे मैं भी आपको करवाया था क्वेश्चन, चौड़ाई 10% की कमी कर दी गई, चौड़ाई में चौड़ाई कम कर दी गई 10% हो गया, ठीक है, परसेंट, चौड़ाई 10% की कमी कर दी गई है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, या वृद्धि या कमी जो भी हो, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हमें निकालना है। ये क्वेश्चन दे दिया हमें। देखिए अब लंबाई चूँकि पॉजिटिव है और चौड़ाई निगेटिव है, चूँकि कमी हो रही है तो निगेटिव होगी, तो यहाँ से 10 -10 लेंगे और यहाँ से प्लस का 5 लेंगे। अब ये भी प्रिंसिपल लगा देंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई देगा, यानी 2 क्वांटिटी इनटू में हो रही हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं इसको। तो इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, 5 - 10, अब प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा, 5 × 10/100, एक जीरो कट जाएगा, 5 दूना, इसको काटो मत आप, ये 0.5 देगा हमें, यहाँ से आएगा -5, यहाँ से आएगा 0.5 माइनस का, तो ये बन जाएगा 5.5%, चूँकि निगेटिव में आ रहा है, मतलब 5.5% की कमी। ओके, तो क्षेत्रफल में 5.5% की कमी हो जाएगी ओवरऑल। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ जरूर लेना, ठीक है ना। जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो अगर सीरियसली आप पढ़ रहे हो तो आप ये चीज़ आप समझ लो कि आपसे मैथ कंफर्म आने लगेगी, आप कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो। आप इसमें अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वही क्वेश्चन है, बस देखिए आपको लैंग्वेज समझना कि लैंग्वेज इस तरीके से हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ेगा, मतलब आपको ये भी प्रिंसिपल ही लगाना। जैसे चीनी के मूल्य में दे रखा है, चीनी के मूल्य में जब 15% की वृद्धि होती है, जब 15% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति सिर्फ लैंग्वेज समझने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी लगाने भी प्रिंसिपल इसमें भी है। तो एक व्यक्ति चीनी की खपत में, तीसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ ही नहीं पाओगे इसमें करना क्या है, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है। व्यक्ति चीनी के खपत में 20% की कमी कर देता है, 20% की कमी कर देता है। ओके, तो बताएं चीनी पर होने वाले, तो बताएं चीनी पर होने वाले खर्च में प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा, खर्च में प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपके पास कि चीनी के मूल्य में जब 15% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी के खपत में 20% की कमी कर देता है, तो बताया चीनी पर होने वाले खर्चे में प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। अभी जब मैं आपको लिखा रहा था ये नियम, तो इसमें ये बताया था खर्च बढ़ आया था कि जब खर्च होगा तो भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि खर्च बराबर क्या होता है, जितनी खपत करोगे आप और जितना एक मतलब मूल्य होगा, उन दोनों का इंटू ही तो होता है खर्चा, मतलब 2 क्वांटिटीज़ में भी इंटू हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल लगा रहे हैं। कैसे, जैसे कि आप जो अगर 10 किलो शक्कर की खपत कर रहे हैं
तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा खर्चा निकालने के लिए 1 किलो जो शक्कर का मूल्य होगा, मान लो 40 रुपये है, तो उससे इंटू करना पड़ेगा, वही तो आपका टोटल खर्चा आएगा। मतलब इसमें 2 क्वांटिटी इंटू होगी तब आप खर्चा निकाल सकते हो। खपत इंटू मूल्य बराबर होता है खर्च, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल लग रहा है। तो आप देखिए 15% की वृद्धि हो रही है, यानी प्लस का 15, 20% की कमी हो रही है, मतलब माइनस का 20, चूँकि एक माइनस से एक प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब 15 गुणे 20/100, 20 पंचे 100, 5 दिया 15। अब देखिए 15 माइनस 20 तो -5 और ये माइनस का 3, यानी माइनस का 8% आ गया। यानी आंसर क्या होगा हमारा, 8% की कमी। निगेटिव मतलब क्या होता है, कमी होगी, ठीक है ना। तो जो खर्चा होगा हमारा उसमें 8% की कमी आ जाएगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के लैंग्वेज रहे तो भी आप समझ लीजिएगा कि ए बी प्रिंसिपल लगाना है। जो अगर आप इसको बेसिक जो पारंपरिक तरीके हैं वहाँ से चले जाओगे तो आप इसमें भटक जाओगे, आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको करने में। चलिए एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं आपको, इसी से रिलेटेड है। एक घन की भुजा, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, ठीक। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना, ठीक है ना। चलिए देखिए, जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन, इसका फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। साइड मान लीजिए ए है तो इसका क्यूब होता है, मतलब इसको देखो हम तो ए गुणे ए, पर जो हमारा ए बी प्रिंसिपल है वो सिर्फ दो क्वांटिटी इंटू में होती तभी लगता है, मतलब ए इंटू ए के बीच बस लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ए इंटू ए के बीच ए बी प्रिंसिपल लगा के इतने का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ए स्क्वायर का मान आ जाएगा हमारे पास, तो उसके बाद ये दोनों का निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ए बराबर कितना है, प्लस का 10%। अब देखिए पहले इनके बीच लगाते हैं, दो ए के बीच में लगाते हैं, तो क्या बनेगा 10 + 10, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, 10 × 10/100, तो 10 10 20, और यहाँ से 100 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 × 1 1 बनेगा, ठीक, प्लस का 1 तो बन जाएगा 21%। अब हमारे पास ए स्क्वायर का मान आ गया 21% और ए का मान हमारे पास 10%, दोनों प्लस में है, तो अब इन दोनों के बीच में हम ए बी प्रिंसिपल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो पूछ रहा है। देखिए तो 21 + 10 प्लस का 21 × 10/100, एक जोड़ कैंसिल कर दीजिए, बनेगा 21 10 31 प्लस 21/10 यानी 2.1, तो बन जाएगा 33.1%, प्लस में यहाँ मतलब इतने % की वृद्धि हो जाएगी। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर 3 क्वांटिटी इंटू में हो तो पहले 2 के बीच में निकाल लेंगे, ये भी प्रिंसिपल लगा करके, फिर जो भी आए उसका तीसरे के साथ निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी राशि में लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी हो तो, यदि किसी राशि में लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी हो तो, है ना। अगर कोई राशि हमें दी गई है और उसमें लगातार प्रतिशत वृद्धि हो रही है या कि कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, अभी 2 के लिए तो हम निकाल चुके हैं, ठीक, कि 2 बार लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो तो क्या करते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको चलिए देखते हैं हम। इसमें एक फार्मूला बनता है, अंतिम परिणाम, फार्मूला देख के घबराना मत, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। अंतिम परिणाम बराबर प्रारंभिक मूल्य या राशि, यानी जो प्रारंभिक राशि होगी उसमें इंटू हो जाएगा 100 ± R1/100
इंटू 100 प्लस माइनस R2/100 इंटू 100 प्लस माइनस R3/100, ये सो ऑन कितना भी आगे बढ़ सकता है। ठीक, तो जो अंतिम परिणाम होगा वो किसके बराबर होगा? जो प्रारंभिक मूल्य दे रखा होगा या प्रारंभिक राशि जो भी दे रखी होगी उसमें 100 प्लस माइनस R1 प्लस क्या करेगी जब परसेंट वृद्धि होगी। जैसे 20% की वृद्धि हो पहले तो 100 प्लस 20 मतलब 120%, 120/100 इंटू जो दोबारा 30% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस 30 130, फिर मान लो 25% की कमी हो गई तो 100 में 25 घट जाएगा, कितना बचेगा 75 इंटू 75/100। और जो ये इनिशियल वैल्यू जो भी रही होगी उससे इंटू हो जाएगा और फाइनल वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से है ये। इस फार्मूले को आप याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अगर वृद्धि हो रही है तो 100 से बढ़ा देना है उतना %, और कमी हो रही हो तो घटा देना है, बस यही करना है आपको, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको आपको समझते हैं। हाँ, एक चीज़ उसमें बता देते हैं आपको। यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर Rn हो जाए तो आप क्या करेंगे, मतलब सारे R बराबर हो जाएं R के, है ना, सारे R जो हैं तो R के बराबर हो जाए, मतलब R1 R2 R3 सब बराबर हो जाएं, तो फिर क्या करेंगे, तो अंतिम परिणाम यानी फाइनल जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल यानी जो प्रारंभिक होगा उसका इंटू 100 प्लस या माइनस R/100 की पावर n। n क्या होगा, वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या मतलब जितने वर्ष ये चीज़ें हो रही होगी। जैसे अभी जनसंख्या वाला हम देखे थे, पहले वर्ष इतने % की वृद्धि, दूसरे वर्ष इतने % की कमी, इस तरीके के क्वेश्चन हो तो जितने वर्ष ये वृद्धि या कमी हो रही हो वो होगा n। ठीक, अब फाइनल बराबर होगा इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस R/100। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं तो बता देना आप लोग कमेंट करके, तो अगली वीडियो में थोड़ा सा स्पीड कम कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या, पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक, एक कस्बे की जनसंख्या क्या हो रहा है, फालतू का टाइम काहे वेस्ट करे क्वेश्चन लिख करके, मैं बोल देता हूँ बस। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष जो है तो 5% घटी, ठीक, पहले वर्ष 5% घटी, फिर क्या हुआ, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, पहले वर्ष 8% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, ठीक, फिर तीसरे % 10 वर्ष घटी, ठीक। ये 3 वर्ष पूर्व, यदि 3 वर्ष पूर्व जो है तो जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख थी। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 5 लाख थी, ठीक। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो वर्तमान जनसंख्या हमें बतानी है। क्वेश्चन क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या है, वो पहले वर्ष 5% घटी है, फिर दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है, फिर तीसरे वर्ष जो है तो 10% फिर से घटी है, और बता रखा है 3 वर्ष पहले 5 लाख जनसंख्या थी, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी। इन 3 वर्ष देखो, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या दे रखा है, ये जनसंख्या हमें दे रखा है, और वर्तमान हमें निकालना है। मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू दे रखा है, हमें फाइनल वैल्यू निकालना है। फाइनल वैल्यू हमें निकालना है, तो फाइनल वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, इनिशियल 5 लाख, लाख को आप पूरा जीरो मत लिखो, एल लिख लो, 5 लाख मतलब 5L, ठीक। उसके बाद जब जरूरत पड़ती है हम जीरो रख लेंगे यहाँ पर। 5 लाख गुणा लिख ही लेते हैं क्योंकि काटना पड़ेगा यहाँ पर जीरो से, ठीक। 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहार, लाख, ठीक, 5 लाख है, ओके। अब क्या करना है, 5% पहले घटी है तो 100 - 5 यानी 95/100 गुणा, फिर 8% बढ़ी है मतलब 100 + 8 108/100, फिर गुणा 10% घटी है मतलब 100 - 10 यानी 90/100। अब देखिए 2 2 4 1 5 0 काट दीजिए, 2 2 4 1 5, 5 कैंसिल हो गए, 5 दूना 10, 2 से 100 काट दिए, 2 5 6 10, 2 चौको 8, हमारे पास आ गया 95 × 54 ×
90। अब आपको इसको इंटू करना है, कर लीजिए। किन्हीं दो को पहले आप कर लीजिए, उसके बाद इसे कर देंगे। देखिए इंटू करने का तरीका आपको समझाता हूँ, ठीक। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखिए 95 × 54 आपको करना है। सबसे पहले क्या करिए, दोनों यूनिट का इंटू करिए, नहीं दोनों इकाई का गुणा करिए। पहले इन दोनों को गुणा करिए, कितना आया 5 और 20, तो 0 हासिल का 2 गया, ठीक। अब इसके इकाई का इसके दहाई के साथ और इसके इकाई का इसके दहाई के साथ मतलब करना है दोनों का उल्टा। 4 नहीं 36 + 5 25 और ये हासिल जोड़ देना है इसमें। 6 5 11 2 13, 3 यहाँ लिख लीजिए, 3 2 5 1 6, 6 हासिल आ गया आप। और उसके बाद दोनों दहाई का इंटू कर दीजिए, ठीक। मतलब 5 × 9, 5 9 45, 45 + 6 51, यानी 5130। तो बन गया 5130। अब गुणा करना है आपको 90 से, तो कुछ नहीं, एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें, नहीं 2 जीरो आ गए पहले से ही। फिर 9 से गुणा कर दीजिए, 9 3 27, हासिल का 2, 9 का 9 2 11, हासिल का 1, 9 × 45 1 46। ये आंसर आ गया आपका 4,61,700। यानी जो अगर पहले 5 लाख जनसंख्या थी तो अब 5% घटने, 8% बढ़ने, 10% घटने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 4,61,700। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको वो फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है एक भी % का, ये R/100 ऐसा कुछ भी। जितना बढ़ रहा हो तो बढ़ा दो, घट रहा हो तो घटा दो। ओके, ये सब करना होता है। तो इस तरीके से आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि जो लोग भी सीरियसली हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उनको मैथ आने लगे, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट से हो या मैथ से हो या बायो से हो, उनकी मैथ अच्छी हो जानी चाहिए। मेरा एक ही फोकस है, मैं कभी ट्रिक्स पर विश्वास नहीं करता। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना चाहिए। जो अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख गए तो उसके बाद ट्रिक्स आप खुद बना लोगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है ना। क्या हो रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, बोल देंगे पूरा। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, वर्तमान जनसंख्या दे रखा है कितना, 1 लाख दे रखा है, 1 लाख दे रखा है वर्तमान जनसंख्या। पूछा क्या है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या वो हमें बताना है। ओके, तो क्या बोल रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है और वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या कर देंगे, 3 वर्ष बाद यानी फाइनल वाली जनसंख्या हमसे पूछ रहा है, तो जो 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी कितनी हो जाएगी, वो वर्तमान 1 लाख इंटू 10% दर से बढ़ रही थी, है ना। तो 110, 10% बढ़ी मतलब 100 + 10, 110 बटा 100। क्योंकि 3 वर्ष बढ़ी है तो इसका आप क्यूब निकालोगे, क्यूब निकालो या 3 बार इसका इंटू कर दो। आप तीनों बार यही प्रोसेस हो रहा, तो तीनों बार आप इंटू कर दो। या कि फार्मूला जो था कि जो अगर ये समान हो तो उसका जितनी वर्ष हो उसका पावर चढ़ जाता है, ठीक। 100+ ये फार्मूला था ना, 100+ या -R/100 की पावर, यानी n था वर्षों की संख्या। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अब देखिए 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 1 5, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 11 का 3 बार क्यूब बन रहा है और 2 जीरो आ रहे हैं। 11 का 3 बार क्यूब करके कितना आएगा, 11 11 में 121 और उसका 11 गुना 1331 होता है। 11 क्यूब 1331 होता है और 2 जीरो बचे हैं, तो 2 जीरो लगा दीजिए आप। 1,33,100 हो जाएगी जनसंख्या 3 वर्ष बाद। आप लोग कुछ क्यूब वगैरह याद किए होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन आप याद कर लेना जितने याद कर सकते हो आप 25 30 तक तो कम से कम क्यूब याद कर लेना, ठीक है ना। और ऐसे स्क्वायर कुछ याद कर लेना, ठीक है। और पहाड़े भी आपको याद होने चाहिए। अब जो अगर आपको कैलकुलेशन अपनी तेज़ करनी है तो स्पीड बढ़ानी है कैलकुलेशन की, तो ठीक। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य ये दे रखा है 12,000 रुपये है, ठीक ना। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य दे रखा है 12,000 रुपये और बोल रखा है जिसमें 3 वर्षों में वृद्धि दे रखी है
कि पहले वर्ष 10% की वृद्धि, ठीक, दूसरे वर्ष 12.5% की वृद्धि और तीसरे वर्ष 11.1/9% की वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बताना है, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, ठीक ना, यही क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 3 वर्ष बाद जो मूल्य होगा कितना होगा, वो वर्तमान मूल्य जो कि 12,000 है, इंटू 100 प्लस 10% की वृद्धि हुई, 100 प्लस 10, 100 प्लस 10% में दोनों हैं, बटे 100 नहीं, 100 प्लस 10 नहीं, 110 बटे 100 और इंटू 100 प्लस 12.5 बटे 100। 100 यहाँ पर आप 100 ना लिखो तो ये भी लिख सकते हो, 100% प्लस 12.5% इंटू 100 प्लस 11/9 बटा 100। बटा 100 मतलब क्या होता है, परसेंट है सबका। अब यहाँ पर देखिए, जो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 100 प्लस 12.5 जो है, तो इसको जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा हमको टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 100% प्लस 12.5%, इसको हम क्या करते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। हम आपको सिखा चुके हैं कि परसेंट को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर 100 बटे 100 यानी 100%, अब 12.5 बटे 100 यानी 12.5%। इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं हो रहा ना कि 100% प्लस 12.5% मतलब यही है 100 प्लस 12.5 बटे 100। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। देखिए 100% मतलब 1 होता है, 12.5% का मान आपको बता चुके हैं, 1/8 होता है। आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी था। मैं आपको पहले ही क्लास में बताया था कि आपको परसेंट से फ्रैक्शन में याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 1 + 1/8 यानी ये बन जाएगा 9/8। अब इसको देख लेते हैं, 100 प्लस 11 सही 1/9, 100% का मान होगा 1 प्लस 11 से 1/9 कितना होता है, 1/9, 9 का 1 10/9, ये बन जाएगा 10/9। अब देखिए, अब सिंपल हो गया, 12,000 गुणा 110/100 इंटू इसका मान आया था 9/8, 9/8 रख देंगे, इंटू इस वाले का मान आया था 10/9, तो 10/9 रख दिए। अब 2 0 कैंसिल हो गए और 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 8 से काट कट जाएगा, 8 × 8 4 12 40 बना, 8 × 40, तो बन गया 15 गुणा 110, 1 0 इसका आ गया, नहीं तो आप इसको भी इंटू में रखो 10। अब देखिए 11 और 15 का गुणा कर लो, बाकी 2 0 बढ़ा दो, 1 2 11 5 55 हासिल 5, 11 कम 11 5 16, ये 16,500। तो अब 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, 16,500, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो परसेंट को भिन्न बदलना, वो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो अगर आपको डाउट हो कि 100 प्लस 12.5 बटे 100 को हम इतना परसेंट में क्यों लिख दिए, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100/100, प्लस को ब्रेक कर दीजिए, प्लस 12.5/100। और किसी भी नंबर में बटा में 100 होता है मतलब क्या होता है, 1/100 मतलब परसेंट होता है। तो ये हो गया 100%, ये बन गया 12.5%। बस इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बाकी हम आपको सिखा चुके हैं। तो अगर आपको नहीं आता होगा तो आप फर्स्ट वाली जो क्लास है इसकी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट थे, ये आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप जो अगर सीरियसली जो अगर पढ़ रहे हो, तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिए। और आप कोई भी बुक रख लीजिए और उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो जितने भी कॉन्सेप्ट में बताया हूँ उससे बेस्ट जो भी क्वेश्चन वहाँ पर मिल रहे हैं आप उनको सॉल्व करिए। और जहाँ कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे बताइए कमेंट में, मैं उसका सलूशन आपको दूंगा। और मैं बता रहा हूँ सीरियसली, जो अगर आप पढ़ोगे तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हर कोचिंग में वही चीज़ पढ़ाई जाती है, उससे अच्छा ही पढ़ाऊँगा, कोई इसमें आपको कमी नहीं होगी। और आपको सारी चीज़ें आने लगेगी, आपको मैथ अच्छे से आने लगेगी। ध्यान रखिएगा, आप ट्रिक्स में ज़्यादा मत भागिएगा, जो कॉन्सेप्ट है आप कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जो अगर अच्छा लगा आपके लेक्चर तो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सब लोगों को पता चले, जिसको भी ज़रूरत है इस चीज़ की। ओके, ठीक है, धन्यवाद।